वेलकम स्टूडेंट्स टू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं वो है चैप्टर आपका मनी एंड बैंकिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जैसे है आप उससे कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनी के चैप्टर से, क्योंकि बैंकिंग को हम बाद में कवर करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे मनी से, ठीक है। तो देखो भाई, जहाँ तक मनी को समझने की बात आती है तो मनी को समझने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। किसकी हम बात करेंगे? हम एक्सचेंज की बात करेंगे। देखो भाई, आज के टाइम पे अगर आप इकोनॉमी की बात करते हो या फिर अगर आप इनिशियल एजेस प्रिमिटिव फेजेस की भी अगर आप बात करते हो तो विदाउट एक्सचेंज कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप किसी भी एरा में चले जाओ, किसी भी टाइम फेज में चले जाओ, वहाँ अगर उस सिस्टम से आप एक्सचेंज निकाल दो तो क्या कुछ भी चीज़ बचेगी? क्या नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट 100% नहीं हो सकता। अगर आज के टाइम पे आप मल्टीपल इकोनॉमिक्स की बात करते हो, आप सुपर पावर्स की बात करते हो, विच अमेरिका और रशिया और चाइना, आप जर्मनी, किसी भी सुपर पावर की बात करो, कोई भी कंट्री अगर आप देखो कि 100% सेल्फ डिपेंडेंट है क्या उस कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से कोई लेना देना नहीं है क्या? नहीं जी, लेना देना है। क्या कोई भी इंसान इस धरती पे सेल्फ डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। मतलब यहाँ पे 100% सेल्फ रिलायंस की कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करती। किसी न किसी चीज़ के लिए आपको किसी न किसी पे डिपेंड होना ज़रूरी होता है, और उसी नीड को फुलफ़िल करने के लिए आपको एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, जिस एक्टिविटी का नाम क्या है? एक्सचेंज। क्या है? एक्सचेंज, ठीक है भाई। लेन देन करना पड़ेगा, विदाउट लेन देन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब इसी लेन देन के फेज़ में हमारे सामने दो सिस्टम होता है लेन देन का। सो देयर इज़ अ टू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट इज़ barter system of exchange and second is monetary system of exchange, ठीक है। अब आपको थोड़ा पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होता नज़र आ रहा होगा। तो मैंने पॉइंट कहाँ से शुरुआत की थी? मैंने शुरुआत ये की थी कि किसी भी फेजेस में जाओ, किसी भी टाइम में जाओ, किसी भी सुपर पावर की बात करो, किसी भी इंसान की बात करो, कोई भी 100% सेल्फ रिलायड नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। विच मीन्स उसकी कुछ ऐसी नीड्स ज़रूर हैं जिस नीड्स के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, और वो नीड एक्सचेंज के थ्रू फुलफिल की जा सकती है। दैट्स व्हाई एक्सचेंज इज़ अ वेरी नेसेसरी एक्टिविटी, ठीक है। एक्सचेंज का दो सिस्टम, बार्टर और मॉनेटरी सिस्टम। तो सवाल है कि सिर्फ बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बच्चा, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक ऐसा एक्सचेंज सिस्टम जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज ही अवेलेबल करवाई जाती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसमें हमें एक स्टेप और आगे आना चाहिए कि ऐसी इकोनॉमीज़ जहाँ पे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है, उन इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीसी इकोनॉमी कहा जाता है। बोले तो क्या? कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। और बार्टर आप देखोगे एक प्रिमिटिव एजेस से चला आ रहा है। जब से इंसान धरती पे आया है तब से आप एक्सचेंज के सिनेरियो की बात करोगे तो आपको बार्टर ही नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन आज का जो ज़माना है वो बार्टर का नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कंप्लीटली बार्टर मतलब ख़त्म हो चुका है, वाइप आउट हो चुका है, ज़ीरो है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज भी कुछ अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ के अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएं, आज भी अगर आप भारत के गाँव की तरफ जाते हैं, देहातों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी अभी भी चावल, दाल या इन सब के बेसिस पे एक्सचेंज किया जाता है। जो होते हैं ना वहाँ के शॉपकीपर, जिनको बनिया कहा जाता है, तो वहाँ पे अगर आप जाते हो तो जो लेमचूस आप कह सकते हो, एक प्रॉपर ठेठ भाषा में, भारत के ठेठ भाषा के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आप चावल दाल के बदले में दे सकते हो। अभी भी लोहा दिया जाता है तो सोन पापड़ी मिल जाती है कहीं कहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बार्टर सिस्टम कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत जगह बार्टर सिस्टम है। हाँ, उसका जो लेवल है, ठीक है, वो काफ़ी नीचे आ चुका है क्योंकि मनी हर जगह कहीं ना कहीं लगभग पहुँच चुकी है। तो इसीलिए आज का जो ज़माना है वो मनी का तो है लेकिन बार्टर का नहीं है, लेकिन स्टिल बार्टर ज़रूर आपको प्रेजेंट नज़र आएगी। क्लियर क्या? अब देखिए,
जब हम मॉनेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि मॉनेटरी सिस्टम एक ऐसा एक्सचेंज का सिस्टम है जो एक्सचेंज फैसिलिटेट होता है मनी के थ्रू। क्या होता है? मनी के थ्रू। लेकिन सवाल है कि बार्टर सिस्टम क्यों गया और मॉनेटरी सिस्टम क्यों आया? जैसे आप ये सोचते होगे ना कि अगर मैं फ़ोन्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ? फ़ोन की बात करूँ, तो ये फ़ोन था पहले और फिर ये फ़ोन आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमने क्यों करा? ठीक है, हमें कोई शौक़ था क्या? क्या इंसानी दिमाग की ज़रूरत थी क्या? ठीक है, नहीं जी। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करा, इसका ज़माना ख़त्म हो गया, इसका ज़माना आ गया, तो उसके पीछे रीज़न है। तो एग्जैक्टली बार्टर के जाने और मॉनेटरी सिस्टम के आने के पीछे भी रीज़न है। मतलब बार्टर में कुछ ऐसी कमियां रहीं जिन कमियों को मनी फुलफ़िल करते गया, तो बार्टर जाते गया और मनी आते गया। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम में वो होती थी लैक की। ठीक है, किस चीज़ की भाई? लैक की, कमी होती थी। सवाल है कि सर किन किन चीज़ों की कमी होती थी? तो याद रख लीजिएगा, जिन चीज़ों की बार्टर में कमी होती है ना, उसी कमी को मनी ने पूरा किया, और वो चीज़ बार्टर का डिसएडवांटेज बनेगा तो वही चीज़ मनी का क्या बन जाएगा? एडवांटेज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली दिक्कत, सबसे पहली प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या? कि एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जो चीज़ आपके पास है और जो चीज़ मेरे पास है, एक दूसरे को उस चीज़ की क्या हो? ज़रूरत हो। जैसे सपोज़ दैट यहाँ पे आपके सामने एक बंदा है और आपके सामने एक और दूसरा बंदा है। ठीक है, जैसे आपने बहुत फेमस एग्जाम्पल देखा होगा वीट और शूज़ का, तो आप कुछ भी और अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं इस बंदे के पास वीट है और इस बंदे के पास शूज़ है। ठीक है, और इस बंदे को वीट की भी ज़रूरत है और इसको इसके शूज़ की ज़रूरत है। तो अगर इन दोनों की ज़रूरत, इन दोनों के पास अवेलेबल जो कमोडिटीज़ है उनसे मैच कर जाती है, तो वेल इनफ दे कैन एबल टू एक्सचेंज। बट व्हाट इफ दैट कंसर्न पर्सन डजंट रिक्वायर वीट एंड दैट कंसर्न पर्सन डजंट रिक्वायर शूज़? देन क्या यहाँ पे एक्सचेंज एग्जीक्यूट हो पाएगा? क्या एक्सचेंज इफेक्टिव हो पाएगा? नॉट एट ऑल। सो इन दैट केस देयर इज़ अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब ये किस्मत की बात है कि जो चीज़ आपके पास है वो मेरी ज़रूरत है, जो चीज़ मेरे पास है वो आपकी ज़रूरत है, तभी एक्सचेंज फैसिलिटेट हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर ये किस्मत काम नहीं करती है तो एक्सचेंज फैसिलिटेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है देयर इज़ अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम। बट इन केस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की भैया ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आज के टाइम पे भैया पैसे की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, नो वन इज़ गोइंग टू डिनाई फॉर द मनी, अगर आप उसको किसी चीज़ के बदले में देते हो तो। जैसे व्हाट इफ़ अगर मैंने ये स्केच पेन्स परचेस किया है और तो इसके बदले मैंने पैसा दिया है, तो उसने पैसे को लिया ही लिया है, वो पैसे को डिनाई नहीं करेगा क्योंकि वो जो पैसा है उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो जाता है और मनी मॉनेटरी सिस्टम में एक चीज़ मीडियम बन जाती है जो इस प्रॉब्लम को क्या कर देती है? सॉल्व कर देती है। तो बार्टर में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, मनी में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है, तो मनी ने बार्टर को वाइप आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बार्टर में एक और दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, या फिर आप इसे कह सकते हो कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू। क्या कह सकते हो? कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू। अब कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू का मतलब क्या? ज़रा ध्यान से देखिएगा। सपोज़ दैट एक इंसान था, ठीक है, अब इस इंसान ने फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एक घर, क्या एक घर बेच के 10 काऊ को परचेज़ किया। कितने काऊ को परचेज़ किया? 10 काऊ को परचेज़ किया। ठीक है, अब इसने एक काऊ को दे के, क्या एक काऊ को दे के 5 पेयर ऑफ शूज़ परचेज़ किया। फिर समझिए एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसने अपना एक घर बेच के 10 गाय खरीदा और एक गाय को बेच के 5 पेयर ऑफ शूज़ खरीदा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके 3 पेयर ऑफ
शूज़ की वैल्यू क्या होगी, बताइए। अगर आप समझते होंगे तो आप समझ चुके होंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। एक घर 10 गाय के बराबर और एक गाय के बराबर 10 पेयर ऑफ शूज़। तो आप मेरे को बताइए कि 3 पेयर ऑफ शूज़ की कीमत क्या है, बता पाएंगे क्या? नॉट एट ऑल, आप नहीं बता सकते हैं। ना ही आप इसे काऊ के रेफरेंस में बता सकते हैं, क्योंकि एक गाय को आप 5 हिस्सों में बांटोगे, फिर उसके 3 हिस्से के बराबर आपके 3 पेयर ऑफ शूज़ की वैल्यू होगी। इज़ इट पॉसिबल क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, ना ही आप काऊ के वैल्यू में इस चीज़ को मेज़र कर सकते हो, ना ही आप इसके घर के वैल्यू में मेज़र कर सकते हो। बट व्हाट इफ़ अगर यहाँ पे मनी होता तो सपोज़ दैट अगर एक घर की कीमत 10 लाख होती, क्या होती? एक घर की कीमत 10 लाख होती और 1 लाख का एक गाय होता, क्या होता? 1 लाख का एक गाय होता और उस 1 लाख के बराबर 5 पेयर ऑफ शूज़ होते। कितने शूज़ होते? 5 पेयर ऑफ शूज़ होते। तो आप बताइए, क्या 3 पेयर ऑफ शूज़ की कीमत आप नहीं कह सकते कि 60,000? बट ऑब्वियसली कह सकते थे। तो ये जो मैंने गेम चेंज करा कि आपकी कीमत निकल गई 3 पेयर ऑफ शूज़ की, उसके पीछे मात्र एक रीज़न था कि क्योंकि मैंने मनी को इन्फ्यूज़ कर दिया, मैं मनी को ला देता हूँ इसमें। तो इसलिए कहा जाता है कि बार्टर में आप अपने कमोडिटीज़ की वैल्यूज़ का एक कॉमन मेजरिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते हो, लेकिन मॉनेटरी सिस्टम में यूनिट ऑफ वैल्यू होती है। क्लियर क्या? तो जो क्रॉस और टिक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, पता चला आपने यूं ही देख लिया तो कुछ भी समझ लिए आप। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बार्टर में होता है और मॉनेटरी सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बार्टर में यूनिट ऑफ वैल्यू और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू लैक करता है, मॉनेटरी में यहाँ पे ये चीज़ वैल्यू देता है। आप मनी के थ्रू यूनिट ऑफ वैल्यू और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट जो आपके सामने आता है, देयर इज़ अ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या? देयर इज़ अ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इन अ बार्टर सिस्टम। मतलब बार्टर सिस्टम में आप किसी भी चीज़ों को बांट के उसकी कीमत नहीं बता सकते हो। जैसे सपोज़ दैट मैं अगर इस स्केच पेन की बात करूँ, तो अगर स्केच पेन की कीमत जो भी 10 रुपये रखी गई होगी, तो इसका ये जो कैप है, इसकी जो बॉडी है, फिर इसका जो निब है, इसके अंदर की जो कलर है, उन सबको जोड़ के ना इसकी कीमत को तय किया गया। और अगर ये बार्टर सिस्टम में होता तो बताइए मैं क्या कहता, इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसके निब की कीमत क्या है, इसके अंदर के कलर कीमत क्या है, मैं कुछ फाइंड कर पाता क्या? नहीं फाइंड कर पाता। लेकिन मॉनेटरी सिस्टम में मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। एक ज़मीन है, एक जिस ज़मीन के 10 टुकड़े कर दिए गए और उसकी अलग अलग कीमत लगा के उसको बेच दी गई, जो कि प्लॉटिंग का रेफरेंस कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज़ बार्टर सिस्टम में पहले पॉसिबल नहीं था, बट मनी आ गया है तो पॉसिबल है। तो इसीलिए कहा जाता है देयर इज़ अ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इन अ बार्टर सिस्टम, और जो कि बार्टर सिस्टम को दिक्कत करता है। और जब मनी आ जाती है तो मनी में लैक ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं होता, मतलब आप मनी में डिविजिबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ जो आपका बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वेल्थ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शू मैन्युफैक्चर होगा वो क्या कहेगा, जूता मेरा वेल्थ है। ठीक है, जो आपका एग्रीकल्चर करने वाला बंदा होगा वो क्या बताएगा कि जो मेरे ग्रेन्स हैं वो मेरे वेल्थ हैं। ठीक है, जो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग करते हो क्या कहेगा कि भाई ये जो मुर्गियां हैं ना वही मेरा बैंक बैलेंस है। ठीक है, और तो उनके पास और कुछ है नहीं ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि बार्टर सिस्टम में वेल्थ को स्टोर बड़ा मुश्किल से इंसान कर पाता है। ठीक है, आप अगर ग्रेन्स को रखोगे वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने लाइव स्टॉक को रखोगे वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो एक पेरिशेबल एलिमेंट्स हैं, वो ख़त्म होते जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम आप अपने वेल्थ को ईजिली स्टोर कर सकते हो। आप बैंक पे ले जाओ, अपने पैसा जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 साल के बाद भी जाओ, 20 साल के भी बाद जाओ, आपको पैसा मिल जाएगा। इज़न्ट इट? ज़रूर मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मॉनेटरी सिस्टम में आप स्टोर ऑफ वेल्थ बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वेल्थ मतलब संपत्ति को जुटा के उसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, या फिर होता भी नहीं है। फिफ्थ जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है वो है देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट बोले तो क्या, फ्यूचर पेमेंट।
ठीक है। मतलब अगर आप बार्टर सिस्टम में हैं तो अगर आपको फ्यूचर पेमेंट करना तो बड़ा पंगा हो जाता है आपके साथ, ठीक है, बड़ा पंगा हो जाता है। विच मीन्स व्हाट, सपोज दैट अगर आपने किसी को आज उधार दिया है, अगर आपने किसी को कुछ भी सामान क्रेडिट पे दिया है, सपोज दैट वो एक फार्मर हो सकता है, तो उसने कहा कि भाई साहब मैं 5 साल के बाद आपको चुकाने आऊँगा। तो ये बताइए अगर बार्टर सिस्टम है तो पैसा तो है नहीं, वो क्या चुकाएगा, ग्रेन्स ही चुकाएगा। तो इस सर्कमस्टांसेस में अगर वो आपको ग्रेन्स ला के देता है 5 साल पहले का, तो आप लोगे क्या, नहीं लोगे, क्योंकि कमोडिटीज़ की एक लाइफ होती है, उनकी पेरिशेबिलिटी फैक्टर के कारण उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, डिपेंड कर जाती हैं। कि अगर फ्रूट्स है, वेजीज़ है, तो आप उसको लंबे समय तक नहीं यूज़ कर सकते फ्यूचर पेमेंट करने के लिए, ठीक है। आप अपने लाइफ स्टॉक, आप अपने कैटल्स को, आप अपने गोट्स को भी यूज़ नहीं कर सकते फ्यूचर पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी भी लाइफ क्या है, लिमिटेड है। तो इसीलिए इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट बड़ी प्रॉब्लम करती है आपको, कोई भी मीडियम नहीं है फ्यूचर पेमेंट करने के लिए। लेकिन केस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऐसा बहुत सारा स्टैंडर्ड है जिसमें आप पेमेंट कर सकते हो। आप शेयर सर्टिफिकेट पे पेमेंट कर सकते हो, बिल्स में पेमेंट कर सकते हो, कैश में पेमेंट कर सकते हो, चेक में पेमेंट कर सकते हो, मतलब फ्यूचर पेमेंट आप आराम से कर सकते हो और उसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। ऐसे अगर एक गाय की कीमत अगर आज 1 लाख रुपए है तो कल को नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू घटेगी, तो फ्यूचर पेमेंट में पंगा होगा अगर बार्टर सिस्टम है। लेकिन आज अगर 100 रुपये है तो कल भी 100 रुपये होगा, परसों भी 100 रुपये होगा, 10 साल के बाद भी आपके पास 100 रुपये होगा। और अगर आपके पास अगर आज 10 साल पुराना 100 रुपये का नोट होगा तो क्या उसको लेने से डिनाई कर दोगे, क्या नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। मुझे दोगे मैं भी लूँगा, मैं तुम्हें दूंगा तुम भी लोगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मॉनेटरी सिस्टम में देयर इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, देयर इज़ अ ईज इन द स्टोर ऑफ वैल्यू, देयर इज़ अ एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट और कंसिडर एज अ पावर ऑफ डिविजिबिलिटी। साथ ही साथ उसमें मॉनेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है यूनिट ऑफ वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, हम कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू लेके चल सकते हैं। और मॉनेटरी सिस्टम में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स नहीं है। क्लियर क्या? तो ये थे मॉनेटरी सिस्टम के बेनिफिट्स और बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर मनी की, ठीक है। देखो भाई मनी क्या है, ठीक है। सीधे लोग आपको कहते हैं कि भाई मनी ये है वो है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। मैं आपको कहता हूँ कोई भी चीज़ मनी बन सकती है, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़, एनीथिंग, माइंड दैट आई एम सेइंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ मनी के तौर पे कंसिडर की जा सकती है अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है तो। एनीथिंग एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माइंड दैट anything act as a medium of exchange can be considered as money। देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं तुम्हें पढ़ाने के बदले में तुम मुझे लाके कुछ भी दे देते हो, इट्स लाइक कि सपोज दैट आप मुझे फर्नीचर दे देते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्नीचर तुमने मुझे दे दिया ना, मैंने फर्नीचर रिसीव कर लिया, तो ये बार्टर सिस्टम हो गया। क्या हो गया? बार्टर सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर आप मुझे पैसा दे देते तो मॉनेटरी सिस्टम हो जाता, बस यही फ़र्क है। लेकिन अब ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। देखो भाई एक बात मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, कोई भी चीज़ सही नहीं होती। हम लोग लर्नर हैं, लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, और जब तक कॉन्ट्रडिक्शन की कैपेसिटी लेके नहीं आओगे वो चीज़ें वैसी ही चलते रहेंगी, ठीक है। अगर एरिस्टोटल और बहुत सारे जो ऐसे हैं लोग हैं, गैलीलियो जैसे लोग हैं, ठीक है, तो एरिस्टोटल और गैलीलियो जैसे लोग अगर एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज नहीं करते हैं तो आज तक हम यही सोच रहे होते हैं कि सन अर्थ का चक्कर लगाता है और अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। उन्होंने चैलेंज करा, उनका एक अपना दिमाग था, मे बी गलत भी हो सकता था उस टाइम पे, सही भी हो सकता था। एक्चुअली लोगों ने तो गलत माना, लेकिन बाद में जब उन्होंने प्रूव कर दिया तो लोगों ने सही माना। तो इसीलिए बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, गलतियाँ कीजिए। जो आपके सामने दिमाग में सवाल है उस सवाल को आप ज़रूर रखिए, और उसी सवाल के साथ मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। मनी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है देखिएगा। मनी को कहा जाता है, मनी इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ act as a medium of exchange,
जो भी चीज़ लेन देन का माध्यम बनती है, माइंड दैट, जो भी चीज़ लेन देन का माध्यम बनती है उसे आप क्या कहते हो? मनी कह देते हो। ठीक है, तो अगर तुम मुझे पढ़ाने के बदले में फ़र्नीचर दे दो और मैं फ़र्नीचर ले लूँ, तो क्या वो फ़र्नीचर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना कि नहीं बना? मेरा सवाल है। ठीक है, सोचिएगा ज़रूर। ठीक है, मान लेते तुम मुझे कुछ देते हो और उसके बदले में मैं तुम्हें ये दे देता हूँ और तुम इसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो क्या ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना कि नहीं बना? सवाल है, जवाब ज़रूर खोजिएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ूं कि मान लेते हैं तुमने मुझे कुछ दिया और मैंने तुम्हें कुछ दिया, दोनों अलग केसेस हैं। उसके बदले में तुम मुझे ये देते हो या मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, तो तुम इसको भी ले लेते हो और मैं भी इसको ले लेता हूँ, तो ये भी क्या है? मनी ही है। तो सवाल है कि अगर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो हम इसको आज के टाइम पे मनी मानते हैं, और अगर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनेगा तो हम इसे मनी नहीं मानेंगे। आप ही बताइए, वैलिड है कि नहीं वैलिड है ये पॉइंट? आप इसे कह दो कि बार्टर सिस्टम में चला जाएगा और आप इसे कह दो कि मॉनेटरी सिस्टम में चला जाएगा। तो भाई मेरा तो पॉइंट सिंपल सा है कि कोई भी चीज़ जो कि मीडियम बनती है एक्सचेंज का, वो मनी है। अब भले ही ये बने मीडियम ऑफ एक्सचेंज या ये बने मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दोनों मनी माना जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान से लोग क्लियर नहीं करते हैं, वो है कि भाई मनी और करेंसी दोनों में आसमान और ज़मीन का अंतर होता है। हर वो चीज़ जो कि मनी है, करेंसी नहीं है। याद रख लीजिएगा, हर वो चीज़ जो कि मनी के तौर पे प्रेजेंट की जा सकती है, वो करेंसी नहीं है। करेंसी का मतलब क्या? वो चीज़ जिसको मनी के तौर पे बनाया गया है, किसी देश में कानूनी तौर पे या फिर उस देश की संस्था ने उसे मनी घोषित किया है। Anything which is announced by the fiat as a money whose general acceptability is maintained by the law of land is considered as currency. फीट का मतलब उस देश की सरकार। अगर उस देश की सरकार ने किसी चीज़ को एज अ मनी के तौर पे प्रेजेंट किया गया, जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसके लेने और देने को आप मना नहीं कर सकते, उस देश के कानून के अनुसार वो चीज़ उस देश की क्या है? करेंसी है, मुद्रा है। मुद्रा कही जाती है, कहा ना, भारतीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल करेंसी। ठीक है, आप बताओ, यूएस डॉलर क्या मनी है कि नहीं है? है। और इंडियन रुपी मनी है कि नहीं है? है। लेकिन सवाल है कि क्या अगर आप यूएस डॉलर को इंडिया में लाके एक्सचेंज करते हो तो क्या वो एक्सचेंज एग्जीक्यूट हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं सर, हम डॉलर क्यों लेंगे, वो तो हमारे चलता नहीं ना। अरे सर, मनी था कि नहीं था? पहले तो आपने कहा कि मनी है, अब तो उसको आप एक्सचेंज से डिनाई कर रहे हो। तो भाई आप खुद ही क्लियर हो जाओ कि क्या मनी है और क्या करेंसी है और क्या बार्टर सिस्टम है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करा, बेसिक सा सवाल ये था कि एनीथिंग, जब हम एनीथिंग लगाते हैं तो हमें एनीथिंग को समझना चाहिए, हमें एनीथिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंसी भी हो सकती है और कोई कमोडिटी भी हो सकता है। याद रख लीजिएगा, कोई कमोडिटी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रिमिटिव एजेस से मनी प्रेजेंट नहीं था। जब से इंसान धरती पे आया है और एक्सचेंज एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ उसके लेन देन का माध्यम बनी है, और आज तक हम कहते हैं कि जो चीज़ लेन देन का माध्यम बनेगी वो मनी है। हम इस डेफिनेशन को डिनाई नहीं करते, लेकिन हम इस चीज़ को मनी मानने से आज डिनाई ज़रूर कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ मनी बन सकती है अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो अगर कोई लेने को तैयार है, कोई देने को तैयार है, तो वो चीज़ मनी है। आप नहीं कह सकते कि मनी बस ये गांधी जी के चेहरा वाला एक कागज़ का टुकड़ा है। इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट्स भी मनी बन जाता है, चेक भी मनी बन जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मनी बन जाता है। बिकॉज मनी इज़ अ एट्रीब्यूट सर, मनी इज़ अ फीचर।
मनी क्या है? एक कैरेक्टर है, एक फीचर है, एक सेंस है, एक एट्रीब्यूट है। मनी कोई सामान नहीं है। और जिसके अंदर, याद रख लीजिएगा, जिसके अंदर ये कैरेक्टर, ये एट्रीब्यूट आता है, जिसके अंदर मनीनेस है, वो मनी कंसिडर की जाती है। और इसीलिए मैं आपके सामने एक लाइन प्रेजेंट करता हूँ, बेसिकली 2 लाइन है, देखिएगा। मनी इज अ matter of 4. Money is a matter of 4 medium, measured, standard, store. मतलब मनी 4 चीज़ों की चीज़ है सर। मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। सो मनी इज़ अ मैटर ऑफ 4 मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। मीडियम किस चीज़ का? एक्सचेंज का, मतलब जो चीज़ लेन देन का माध्यम बनेगी वो मनी है। मेज़र किस चीज़ का? वैल्यू का, जो चीज़ किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र कर पाए वो मनी है। स्टैंडर्ड किस चीज़ का? फ्यूचर पेमेंट का। स्टोर किस चीज़ का? वेल्थ का। तो ये है मनीनेस, ये है कैरेक्टर, ये है एट्रीब्यूट, ये है फीचर। तो जिसमें भी ये फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चारों हों सर, कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। और स्पेसिफाई करो तो कौन सा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर ये है तो वो मनी है, और अगर वो नहीं है तो मनी नहीं है। तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत कम लोग आपको बताएंगे करेंसी और मनी में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। हर करेंसी मनी है, लेकिन हर मनी करेंसी नहीं है। मनी एक कैरेक्टर है, एक एट्रीब्यूट है, कोई चीज़ जो हमारे जहन में आता है। अभी तक आप मे भी समझ रहे हो कि कागज़ का टुकड़ा जिस पे गांधी जी का चेहरा बना होता है, बस हमारे लिए वही मनी है। नहीं, मनी इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को समझना ज़रूरी है, ना कि बस इस कागज़ के टुकड़े को समझना ज़रूरी होता है। क्लियर क्या? तो यही थी मनी आपके लिए और बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे मनी के इवोल्यूशन के फेजेस को समझाने के लिए, कि मनी का जो सफ़र है यहाँ तक कैसे आया है। तो चलिए थोड़ा सा आपको ब्रश अप कर दूँ मनी के एलिमेंट्स पे। हमने शुरुआत की थी बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम के रेफरेंस में हमने पढ़ा एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज ही इन चीज़ों का एक पॉइंट बनता है। कोई भी इंसान 100% रिलायबल खुद पे नहीं हो सकता, उसको एक्सचेंज करना होगा। एक्सचेंज के 2 सिस्टम कहे जाते हैं, बार्टर और मनी। खैर मैं कंसिडर करता हूँ कि भाई बार्टर में भी मनी था, क्योंकि आज आप मनी को भी डिफाइन करते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो बार्टर में क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था? तो उसमें भी था। तो खैर बात की बात है, जो पढ़ाते चल रहे लोग पढ़ाते चल रहे, एक अपना अपना पॉइंट होता है भाई, ठीक है। आप भी मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो, मैं भी कोई महान इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मेरा एक पॉइंट है, जो पॉइंट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, इन्हीं ड्रॉबैक्स को सॉल्व कौन करता है? मनी सॉल्व करता है। क्लियर क्या? इसमें मैंने हर एक फीचर्स के बारे में बताया है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, देयर इज़ अ लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, देयर इज़ अ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वेल्थ, देयर इज़ अ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनती है वो क्या बनती है? मनी बनती है, ठीक है। मनी को हमने क्या डिफाइन किया? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनेगी वो मनी है, ठीक है। साथ ही साथ मनी एक एट्रीब्यूट है, कैरेक्टर है, फीचर है। अगर जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है वो मनी बन जाती है। करेंसी जो देश की सरकार या देश की कोई अथॉरिटी देश के कानून के अनुसार किसी चीज़ को मनी बताए और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कंपलसरी हो, वो चीज़ करेंसी बनती है। सारी करेंसी मनी होती है, लेकिन सारी मनी करेंसी नहीं होती है। कोई भी चीज़ आपके लिए मनी बन जाता है अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कन्फर्म होती है। तो मनी इज़ अ मैटर ऑफ 4 मीडियम एज अ स्टैंडर्ड स्टोर। ये 2 लाइन को याद रख लीजिएगा। आप मनी के इन 4 फीचर्स को समझेंगे, फंक्शंस को समझेंगे। बेसिकली अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूँ तो ये 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं और ये 2 सेकेंडरी फंक्शंस हैं। एस से स्टैंडर्ड, एस से स्टोर और एस से सेकेंडरी, ठीक है। तो मनी के कितने सेकेंडरी फंक्शन? 2, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वेल्थ। और मनी के कितने प्राइमरी फंक्शन? 2, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। क्लियर क्या? तो चलिए इस सेशन में आज के लिए इतना ही। मे भी आपको लगा हो कि मैंने कुछ चीज़ों को कॉन्ट्रोडिक्ट करा है। मैंने एक सामान को भी मनी बता दिया और ये भी कहा कि बार्टर सिस्टम में भी मनीनेस था, ठीक है। प्रिमिटिव एजेस से मनी नज़र आया है।
तो इसके भी सिंपल सा रीज़न है कि ठीक है मैं ऑनलाइन हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं इस चीज़ को यूट्यूब पे भी लेके जा रहा हूँ, बट हाँ सेफ़ नहीं खेलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई है वो पढ़ाई है। बहुत सारे जो फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स होते हैं आपके सोशल मीडिया यूट्यूब पे, वो उन्हीं चीज़ को पढ़ा जिसमें सेफ़ हो, ताकि उन पर कोई पॉइंट ना खड़ा करे। बट मेरे लिए पढ़ाने का मतलब है कि मेरे पास कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आप भी खोज सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसका जवाब हम भी खोज सकते हैं। तो मिल के सीखें। दिस इज़ द ट्रू एंड लिटरल सेंस ऑफ एजुकेशन। क्लियर क्या? तो इसीलिए आज का सेशन यहीं पे, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड बी सेफ।